Hello students, so this time we are here for class 12th and as you know that just simply first chapter is going on, that is solution, and in that chapter we have just completed 5 lectures. That when in first lecture we have just read classification of solution, the second one was concentration of solution, third one was Henry law, fourth one Raoult's law, and the fifth one was ideal and non-ideal solution as well as azeotropic mixture. So if you haven't seen that videos, then you can just check the playlist of class 12, that is chapter 1 solutions. Okay, so नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर 6, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, कॉम्पिटिशन बहुत सारा क्वेश्चन से पुटअप किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है सीधा सा लॉजिक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन पढ़ने से कि सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में हम कोई ऑलमोस्ट सॉल्यूट मिला रहे हैं, क्लियर, सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, वो सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल यदि है तो सारी प्रॉब्लम्स तो वही क्रिएट कर रहा है। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो वेपर प्रेशर कम कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, कि वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका कम होता जाएगा और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये वर्क करती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया गया है नॉन वोलेटाइल, जिससे कि आपका वो चेंज आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करते हैं आपके पास, ये कैलकुलेट करते हैं क्या, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका कैलकुलेशन करता है इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो आप बोलो सर एक ही के थ्रू कर सकते थे, इतने सब की क्या जरूरत है। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस हैं। किसी केस में टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, किसी केस में डाउन हो रहा होगा, किसी केस में प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा होगा, किसी केस में आपके पास वॉल्यूम उसका कम ज़्यादा हो रहा होगा। तो क्या है कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपना अलग अलग लॉजिक है, क्लियर, लेकिन सबके थ्रू निकल के क्या आता है, एक ही चीज़, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही, कौन सा, नॉन वोलेटाइल, जिसने सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी। बात समझ में आ रही। तो वर्क सबके अलग अलग है बट जो रिजल्ट है वो सबका एक ही है, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो दैट मीन्स आप यदि आपसे बोलो कि सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत अच्छी होती होगी जो एग्जैक्टली एक्यूरेट आपके पास रिजल्ट देती होगी, यस है, तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तीनों जो आपके पास होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपके पास किस पे, ये आपका मोल फ्रैक्शन पे, और ये दोनों हो गए आपके पास मोलैलिटी पे। ये आपका डिपेंड करती है मोलैलिटी पे, क्लियर। सो दैट इज द रीजन कि इसके थ्रू जो कैलकुलेशन आती है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। मोस्टली आपका थोड़ा सा आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट सबसे करेक्ट जो रिजल्ट आता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही आता है। तो बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ MCQ, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो आंसर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आगे हम पढ़ेंगे जब इसमें पता चलेगा कि ये आपका मोलैरिटी पे डिपेंड कैसे करती है, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक RLBP। अब आप सोच रहे हो सर ये RLBP नहीं पता हमको क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोवरिंग, LOWERING ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर। सो हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट करेंगे आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाकर के टॉपिक हम आपका फिनिश करेंगे। तो बोला गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो ये तो कंफर्म है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है भैया, क्योंकि उसमें घुसपैठ हो गई, इन द सेंस कि आपके पास उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अटैक कर गया, और जब वो अटैक कर गया तो वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और वेपर प्रेशर कम करेगा तो सीधा सा लॉजिक है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टर्म जो समझनी है वो ये है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने जब आपके पास प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है जब उसमें कोई आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिला होता है तो मैक्सिमम होता है, क्लियर। बात समझ में आ रही, जिसको हमने बोला था क्या, P0S, कि मतलब ये वेपर प्रेशर है आपके पास सॉल्वेंट का इन इट्स प्योर फॉर्म, क्लियर। दैट मीन्स कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये जो आपके पास P0S था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PS में। और इसी के बिहार पे राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ था, शायद आपको याद हो। राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जो PS होता है दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपके पास उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल चुका होता है, क्लियर, सॉल्वेंट, तो वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, P0S इंटू XS के। यही तो हमने पढ़ा हुआ था आपके पास। तो वही लॉजिक यहाँ पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास PS होता है
वो इक्वल हो जाता है किसके, पी नॉट एस एक्स एस के। अब यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट था हमारे पास, कि भाई जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका होगा हमारे पास, सॉल्वेंट का। ये हमारे पास था राउल्ट्स लॉ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या हुआ कि जब आपके पास व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added, then the vapor pressure डिक्रीजेस। अब वेपर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज कर गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल जो प्योर फॉर्म में था वो कितना था आपके पास, पी नॉट एस। तो मतलब डिक्रीज हम निकाल रहे हैं, जैसे सपोज करो 10 था, अब 10 से आपके पास 8 में आ गया, तो आप क्या करोगे, 10 में 8 ही ना सेपरेट करोगे। कहने का मतलब 10 से यदि 8 में आ गया तो 10/8 और डिवाइड किससे कर दोगे, 10 से। तो ये आपको बताएगा क्या, रिलेटिव, कि मतलब ओरिजिनल इतना था, कम होकर के इतना हो गया, तो एक्चुअल में कम कितना हुआ, 2 कम हुआ ना, तो 2/10 ओवरऑल परसेंटेज देगा कि नहीं देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि सपोज करिए वेपर प्रेशर आपके पास इतना था, ये राउल्ट्स लॉ के थ्रू एक्सप्रेशन आई है, दोनों को हमने पी नॉट एस से सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो पी नॉट एस माइनस पी एस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दिया, पी नॉट एस माइनस ये पूरा आपका, समझ रहे हैं आप, कि दोनों तरफ हमने पहले क्या रख दिया, पी नॉट एस, और दोनों तरफ पी नॉट एस रख करके इन क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया। कोई प्रॉब्लम भैया, आप इधर सपोज करो यहाँ रखा हुआ 2, यहाँ रखा हुआ 4, आप 5 - 2 कर दो, 5 - 4 कर दो, कोई प्रॉब्लम आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है ना हमारे सामने। क्लियर, तो ये तो चाहो तो आप इसको काट भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज द रीजन कि हमने पी नॉट एस से इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। यहाँ पर भी हमने रख दिया पी नॉट एस, ये आपके पास ऑलमोस्ट कुछ ऐसी कंडीशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमने क्या किया, सेम कंडीशन, पी नॉट एस माइनस पी एस इक्वल में, यहाँ से हमने पी नॉट एस कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 - x ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि कोई आपके पास सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम 1 होता है। देखिए, ये वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे, यदि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखोगे तो ये सारी टर्म्स आपको एग्जैक्टली समझ में आती जाएंगी। तो यदि नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा। क्लियर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर, तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ था कि यदि आपके पास 1 - x ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, x ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो मतलब यहाँ से आपके पास क्या हो गया, पी नॉट एस पी एस, यहाँ से हो गया पी नॉट एस, और ये क्या हो गया हमारे पास, x ऑफ सॉल्यूट। ये पी एस को पी नॉट एस को डिवाइड में ले आओ, क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, x ऑफ सॉल्यूट। तो यही तो हमको फाइंड आउट करना था। बात समझ में आ रही है। तो मतलब यदि आपसे बोला जाए कि ये क्या है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। बात समझ में आ रही है। वेपर प्रेशर पहले क्या था, प्योर फॉर्म में पी नॉट एस, अब कितना हो गया पी एस, तो ये कम हो गया, तो ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इसी में डिवाइड करा दो पी नॉट एस का, मतलब ओरिजिनल माइनस जो हो गया अपॉन ओरिजिनल, तो वहाँ से आपको मिल जाता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग। तो हमेशा रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर कराना। बात समझ में आ रही है। और दैट इज द रीजन कि दिस वन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, क्या, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंस x ऑफ सॉल्यूट इज इंडिपेंडेंट। हमने ही तो पढ़ा हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास, इंडिपेंडेंट होता है किसके, टेम्परेचर के। हेंस RLVP इज ऑल्सो independent, clear, independent of temperature, and hence just like Raoult's law it works on non volatile and non electrolyte solute। क्लियर, बात समझ में आ रही है। कि जैसे हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वर्क कर रहा था। कहने का मतलब कि आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो।
क्लियर, बात समझ में आ रही है। वो वोलाटाइल पे वर्क नहीं कर रहा था हमारे पास, तो दैट इज रीजन कि नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन पे ही हमारे पास ये वर्क करेगा। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके पास, एग्जाम में कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है आपके पास कि RLVP समझ रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। अब आपको ये चीज़ नहीं पता तो कंसंट्रेशन टर्म्स का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ आपको बताया गया। क्लियर, तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है जो राउल्ट्स लॉ में फॉलो हुआ था। कि यदि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो मतलब आपका वो नॉन वोलेटाइल होगा या फिर नॉन आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, अब इसी से, अब ध्यान समझिएगा, इसी से हमको फाइंड आउट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका अमाउंट हमारे पास कितना आया। ओके, सो यहाँ से देख लीजिएगा, हमारे पास हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ MB। अब यहाँ पे बोलो सर MB क्या है, तो आप देख लो ज़रा, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लेट कर लेते हैं कि WA ये आपके पास हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, MA क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, है ना, सोल्यूट वही तो है जो नॉन वोलेटाइल है आपके पास। और जो MB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर, तो ये पैरामीटर्स हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लो कि A को सॉल्वेंट लेट कर लिया हमने, A आपके पास डिनोट कर रहा है किसको, सॉल्वेंट को, और B डिनोट कर रहा है आपके पास किसको, सोल्यूट को। क्लियर, सो अब आगे देख लो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि हमने जो एक्सप्रेशन निकाली आपके पास P0S माइनस PS अपॉन P0S इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है मतलब उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यही तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना था तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर, तो अब देख लो आगे हमारे पास सेम कंडीशन, P0S माइनस PS अपॉन P0S। मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूट के मोल्स निकालने, तो सोल्यूट का मास अपॉन उसका मोलर मास। तो सोल्यूट का मास कितना है हमारे पास, WB, उसका मोलर मास कितना है, MB, तो WB अपॉन MB। यहाँ पर देख लो आप, WB अपॉन MB, ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। अब आप देख लो जरा इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन और इजी करी जा सकती है, क्या, इसका रेसिप्रोकल करा दो। तो यदि ये रेसिप्रोकल होगा तो ऑब्वियस बात है ये भी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। तो P0S ऊपर चला गया, ये कैलकुलेशन इजी करने के तरीके हैं आपके पास। WB MB ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, WB MB। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो मतलब चाहे तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब LCM दोनों का सेम है, तो WB अपॉन MB यहाँ पर भी आ जाएगा, WB MB आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही, कैलकुलेशन ईजी हुई कि नहीं हुई। ओके, अब देख लो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया P0S अपॉन में आ जाएगा P0S माइनस PS। यहाँ देख लो आप 1 प्लस WA MA अपॉन WB MB। अब 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करा दो, जब 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करा दो तो P0S अपॉन P0S माइनस PS माइनस 1। यहाँ से क्या गया, WA MA अपॉन WB MB। क्लियर, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो आप, यहाँ से इसके बाद वाला स्टेप है आपके पास, यहाँ से। तो अब देखो जरा LCM लोगे आप, तो LCM लोगे तो P0S माइनस PS आ जाएगा इधर पे। तो देख लो आप, P0S माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखा हमने, P0S माइनस PS अपॉन में P0S माइनस PS। लॉजिक समझिएगा, डिनोमिनेटर में तो यही आएगा ना, यहाँ पर 1 ले लिया आपने, LCM ले लिया, तो P0S माइनस PS ऊपर चला गया, दिखाई दे रहा है, P0S माइनस PS ऊपर चला गया, माइनस का साइन ले लिया हमने, अपॉन में 1 आ गया आपके पास, तो पूरा डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो जाएगा। और ये इधर क्या, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA
और यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नेक्स्ट देख लो आप, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो पी नॉट एस माइनस पी नॉट एस प्लस का क्या हो जाएगा पी एस अपॉन में क्या हो जाएगा पी नॉट एस माइनस पी एस। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास सेम कंडीशन डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी एम बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम, ओके। खैर ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देख लो आप पी एस अपॉन पी नॉट एस माइनस पी एस, यहाँ से भी सेम कंडीशन डब्ल्यू ए एम ए अपॉन डब्ल्यू बी एम बी, है ना। तो अब ये आप इधर देख लो आप थोड़ा सा, जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है डब्ल्यू ए एम बी अपॉन डब्ल्यू बी एम ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ये तो है कि एम बी सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे चौथे नंबर पे है ना, तो 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू बी एम ए और डब्ल्यू ए एम बी। तो यहाँ से एम बी निकालना था तो ये पूरा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया क्या एम बी। जब एम बी निकालना तो ये पूरा आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट एस माइनस पी एस। क्लियर? ओके, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मतलब ये है आपके पास रिजल्ट किसका, जो मोलर मास है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे पास। अब इसी में हम देख सकते हैं आपके पास कि यदि सपोज करो कोई डाइल्यूशन के लिए कंडीशंस यूज कर दी जाए। नोट कर लिया आपने? ओके। अब यहीं देख लीजिएगा हमारे पास, यहीं से आपके पास ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में यूज कर दिया जाता है आपके पास क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल, कि जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ले लिया जाए हमारे पास। तो जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो बहुत छोटे होंगे, किसके, मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। बात समझ में आ रही है? तो जब ये बहुत कम होंगे तो मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि ये वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में तो हम इनको ऐड कराएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट इसी के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो जब कभी भी आपके पास ये वैल्यू बहुत कम होती है तो हम इसको नीचे वाले पोर्शन से इग्नोर कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब आपके पास 10 लिखा हुआ है और उसमें 0.001 ऐड करा रहे हो, तो यदि ये आप इसमें ऐड भी करा दोगे तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट तो 10 आएगा ना। तो वही बोला गया ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम यदि हो जाए हमारे पास, सपोज को थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया, और अब थोड़ा सा मिला दिया गया तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कॉम्पिटिशन्स में MCQs करने के लिए। जब आपने देखा कि भैया हमारे पास ये स्मॉल है, आपने तुरंत हटा दिया, वरना यदि आप उसको भी रखोगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा हमारे पास कैलकुलेशन को लॉन्ग कर देगा। तो डैट इज द रीजन कि इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी नॉट एस पी एस अपॉन पी नॉट एस, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पे देखिएगा ये हटा दिया आपने तो यही तो बचा हमारे पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर? तो अब यहाँ से एम बी निकालना है, तो अब यहाँ से देख लो आप ज़रा पी नॉट एस पी एस अपॉन पी नॉट एस, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। तो एम बी निकालना है। क्लियर? तो एम बी इस तरफ ले जाओ, बाकी ये आपका इधर आ जाएगा। तो यहीं से आपके पास इक्वेशन क्या करेस्पॉन्ड कर रही है, एम बी। देखिए एम बी इधर आया है तो ये पूरा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी नॉट एस अपॉन पी नॉट एस माइनस पी एस, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर? तो ये हमारे पास हो जाएगी आपके पास एक्सप्रेशन किसकी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की। कब? जब हमारे पास सॉल्यूट क्या है, बहुत स्मॉल है। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपके पास? ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रियल थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास, वहाँ पर आपके पास पी एस आ रहा था ऊपर, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास पी नॉट एस आ रहा है। ये तो कंडीशन था हमारे पास कि ऊपर उसमें पी एस आ रहा था, बाकी आपका रिजल्ट से सारा सेम था। यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। ठीक है? तो ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि जब आपकी क्वांटिटी स्मॉल हो जाएगी तो जो आपका पी एस आ रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, पी नॉट एस से। इतना सा केवल आपको याद रखना है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास, यहाँ से इसकी एक्सप्रेशन हमने आपकी फिनिश कर दी। अब हम इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे जहाँ से आपको ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 298
केल्विन। क्लियर, ओके। सो अब देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब ये कंफर्म है आपके पास कि WB निकालना है आपके पास। B हमने बोला था आपके पास सॉल्यूट है और मास बोला गया है तो WB हो गया। उसके बाद मोलर मास दिया गया है हमारे पास, इसका मतलब MB की वैल्यू दी गई है आपके पास 60 ग्राम पर मोल। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बोला गया विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन का मतलब ये जो WA दिया गया ये तो आपके पास दिया गया है 114। क्लियर, और जो आपके पास MA दिया गया, MA का मतलब मोलर मास ऑक्टेन का। तो अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18 ये होता है हमारे पास। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा? 8 × 12 प्लस ऑलमोस्ट 18 × 1, तो ये आ गया 18 और ये 96, मतलब कितना आ गया? 114। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? 114 ग्राम पर मोल। ये आपके पास कंडीशन दी गई है और ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आपके पास यही दी गई, क्या? रिड्यूसेज इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। यदि आपके पास ये लिखा हुआ 280%, तो इसका मतलब समझिएगा यदि कोई चीज़ 100 है और 100 से वो 80% पे रिड्यूस हो गई, कहने का मतलब कुछ ऐसा है ना। और यदि बोला जाए कि रिड्यूसेज 100%, मतलब 80%, मतलब 80% रिड्यूस हो गई, तो बची कितनी है आपके पास? 20%। सो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं आपके पास, याद रखिएगा हमारे पास। तो क्या बोला गया? रिड्यूसेज टू, जो आपके पास है रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। यदि 2 ना लगा होता यहाँ पर तो आपके पास क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता। फिर आपके पास जो PS आता वो 20% आता पूरे ओरिजिनल का। इस केस में आपका PS कितना आएगा? 80%। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब यदि सपोज करिए P0S को आप P ले लो कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं मिलाया गया था तो कितना था? P। अब जब मिला दिया गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और कम कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। किसका? जो आपके पास ओरिजिनल वाला था। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 0.8 P। तो मतलब अब जो प्रेशर आएगा वो ओरिजिनल वाले प्रेशर का 80% हो जाएगा, रिड्यूस होकर के उतना बचा हुआ है। तो मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है आपके पास? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि देखो ओरिजिनल माइनस जो कम हो गया अपॉन ओरिजिनल, और ये इक्वल हो जाता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप बोलो सर पिछला वाला जो रिजल्ट निकाला था वो सर किस लिए याद रखना है? तो वो भी रिजल्ट याद रखना है हमारे पास जब डायरेक्ट आपको मोलर मास निकालना हो। आप उससे भी कुछ क्वेश्चन को कर सकते हो, बट ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, हालांकि कन्फ्यूजन उसमें भी कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा आपके पास? WB अपॉन WA मल्टीप्लाइड बाई MA, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? PS अपॉन P0S माइनस PS। क्लियर? बोलो सर आपको बहुत याद है। खैर आपको भी हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। क्या हो जाएगा? WB अपॉन WA MA, और यहाँ हो जाएगा PS अपॉन P0S माइनस PS। क्लियर? तो ये हमारे पास थी एक्सप्रेशन। तो अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा जरा, तो ये जो P0S है, P0S की जगह लिख सकते हो P, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? 0.8 P, इसकी जगह क्या लिख सकते हो हमारे पास? P। यहाँ पर जो आपके पास दिया गया था मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है, तो जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, अच्छा सॉल्यूट के मोल्स क्या हो गए? जो उसका मास है, मास हमको नहीं पता तो W ले लो उसको, और उसका मोलर मास हमको पता है 60 अपॉन W/60 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? जो मोल्स हैं किसके? तो 114 उसका मास है, 114 उसका मोलर मास है, मतलब 1 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यदि हम इसको फर्दर ले जाएं आपके पास, तो यहाँ से देखो P कॉमन ले लो आप, तो P कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.8। क्लियर? और यहाँ से P कॉमन ले लोगे तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ से आपके पास क्या हो गया? W/60 अपॉन W/60 प्लस 1। अब इसी को यहाँ पे ले जाओ, आप पूरे को सॉल्व कर लो हमारे पास। देखो जरा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.2। यहाँ से क्या बचा आपके पास? W/60 अपॉन W/60 प्लस 1। अब इसका रेसिप्रोकल करा दो, रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन 0.2 कर दो, तो ये आपका W/60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये क्या हो जाएगा? W/60। अब W/60 दोनों का आपके पास LCM आ गया तो अलग अलग कर लो। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरफ आपके पास आगे क्या आ गया? 5, और यहाँ पर क्या हो गया? W/60 अपॉन W/60। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन W/60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से देख लो आप 5, और ये आपके पास हो गया 1 प्लस 60/W। क्लियर? तो 1 इधर आप सब्ट्रैक्ट करा दो, तो यहाँ से 1 आपके यदि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 60/W। तो यहाँ से आपके पास W क्या हो जाएगा? ये 4 बचा। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? 15 ग्राम। कोई प्रॉब्लम आपके पास? क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, जहाँ पर आपको W फाइंड आउट करना था। तो W हमारे पास आ गया आपका 15 ग्राम। क्लियर?
लॉजिक समझ में आ रहा है हमने कि यहाँ पर क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल करा दिया, 0.2 आपके पास था, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये नीचे आ गया, और ये जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास, तो जो डिनोमिनेटर था वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो W/60 + 1 अपॉन W/60, ये कैलकुलेशन करने का सबसे ईजी तरीका है जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 क्वांटिटी लिखी हो तो उसको आप रेसिप्रोकल करा दीजिए। तो क्या होगा इससे कि यहाँ से सेम वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट होकर के 1 मिल जाएगा, और जो डिफरेंट वाली है वो आपका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास। ओके, तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में, तो ये जो 30 ग्राम दिया गया है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू दी गई है आपके पास, WB की। WB कितना दिया गया आपके पास, 30 ग्राम, और बोला गया वोलेटाइल सॉल्वेंट एग्जैक्टली इन्वॉल्व्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन, ओके, at this temperature. Further 18 gram is added to H2O, then the vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at this temperature. Find the molar mass of solute and vapor pressure. तो मतलब ये समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीज़ें पूछी गई, एज वेल एज 2 केसेज भी फ्रेम हो रहा है। पहले 90 ग्राम था वाटर, अब उसके बाद उसमें 18 ग्राम ऐड कर दिया गया। दोनों केसेज में आपके पास वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो उसको हम चेकआउट करते हैं। तो मतलब आपके पास MB फाइंड आउट करना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? पहला कंडीशन तो यही है। उसके बाद और क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 2 केस हमारे पास बनना है। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए हमारे पास, क्या, P0S माइनस PS अपॉन P0S इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो P0S को लेट कर लेते हैं हम आपके पास कि भाई P0S हमारे पास कितना है, P है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं P। अब वेपर प्रेशर कितना हो गया पहले केस में, 2.8 किलो पास्कल, अपॉन में क्या हो गया P, मोल फ्रैक्शन मतलब जो आपके पास ऊपर हमारे पास दिया गया है, या पूरा इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे पास, स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम रहेगा। केस 1 देखिएगा हमारे पास, केस 1 में जो WB दिया गया है 30 ग्राम, MB आपको नहीं पता है, उसको M लेट कर लो आप। WA कितना दिया गया आपके पास, 90 ग्राम, और जो MA होता है, मोलर मास होता है वाटर का, वो कितना होता है आपके पास, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो क्या कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको B का। तो मतलब मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा 30/m है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 30/m प्लस ये क्या हो जाएगा 90/18। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 13/m, और ये क्या हो गया 13/m प्लस 5। क्लियर? ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए आप, क्या 30/m अपॉन 30/m प्लस 5। बोले अब सर कैसे करें, तो अब याद आ रहा है कुछ आपको, क्लियर? क्या बोला आपने, ओके रेसिप्रोकल करा दें। बात समझ में आ रही, वही चीज़ कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करा दें। कहने का मतलब आपके पास P ऊपर चला गया, P माइनस 2.8 नीचे आ गया, ये क्या हो गया आपके पास 30/m प्लस 5, और जब ये आपका नीचे आएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 30/m, ये नीचे आएगा ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही तो किया था पिछले हमने, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ से देख लो आप, P/P माइनस 2.8, यहाँ से क्या मिला हमारे पास 1 प्लस, और ये जो आपका m है ये चला गया ऊपर, तो 5m/30, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास 6 टाइम्स। अब आप इधर इस देख लीजिए आगे कैलकुलेशन कैसे जा रही है, P/P माइनस 2.8, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, यहाँ पे हम 1 को सब्ट्रैक्ट करा दें इस तरफ, तो इधर क्या बचा आपके पास m/6। अब एलसीएम ले लो आप, तो P माइनस यहाँ पर क्या आ गया P माइनस 2.8, और पूरे का एलसीएम क्या आ गया आपके पास P माइनस 2.8 अपॉन में क्या आ गया m/6। अब यहाँ से ओपन कर दो इसको, तो P माइनस P प्लस 2.8 अपॉन में क्या आ गया आपके पास P माइनस 2.8 इक्वल किसके हो गया आपके पास m/6 के। तो यहाँ से P से P कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? ये केस जो आपके पास, इसको हटा देते हैं। अब जब यहाँ से ही कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो एक्सप्रेशन मिली वो क्या मिल गई हमारे पास 2.8 अपॉन P माइनस 2.8 इक्वल टू m/6। ये हो गई एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास। कहीं पर साइड में लिख लीजिए हमारे पास, क्या लिख लें हम 2.8 अपॉन P माइनस 2.8 इक्वल टू m/6। क्लियर? ये आपके पास एक्सप्रेशन फर्स्ट आ गई है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमने क्या किया हुआ है,
ओके, अब इसी में जब थोड़ा सा केस 2 जो हुआ है, केस 2 में क्या कंडीशन हो गई है कि ये सेम है, ये आपका 18 ग्राम ऐड कर दिया गया, और जब 18 ग्राम ऐड कर दिया गया हमारे पास तो 90 की जगह 108 हो जाएगा। तो अब यदि आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो किसका, जो आपके पास सॉल्यूट दिया गया है, तो 30/m तो रहेगा, यहाँ पर भी 30/m रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 108/18 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30/m अपॉन 30/m प्लस 6। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये वैल्यू अब आपको पुट आउट कर देनी है कहाँ पर, यहाँ पर। तो मतलब ये पूरा सेम है आपके पास, यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो रख देनी है आपको कितनी, 6। और जब आप 6 रख दोगे तो फिर वही लॉजिक, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल होने से क्या हो जाएगा, 30/m अपॉन 30/m, और ये क्या हो जाएगा 6/30/m। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, और ये m चला जाएगा ऊपर, तो 6m/30, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा m/5, यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर? सेम कंडीशन आपके पास पूरा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5, ये वैल्यू आपके पास आ गई कुछ ऐसी। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या आ गई हमारे पास, सॉरी वेपर प्रेशर आपके पास कितना हो जाता था 2.9, इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं आपने, क्वेश्चन गलत हो जाता अभी। जब आपका 18 ग्राम ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाता है उसका, क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ गया ना, सॉल्वेंट बढ़ गया आपके पास, सॉल्यूट उतना ही है, तो वेपर प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन नंबर 2। क्लियर? अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा एक्सप्रेशन 1 क्या दी गई है, 2.8/p-2.8 इक्वल में क्या है m/6, और जो इक्वेशन सेकंड दी गई है नीचे दी गई थी जैसे इसके 2.9p-2.9 इक्वल टू m/5। क्लियर? ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास दी गई हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप डिवाइड करा दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो। तो जब फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.8, और अपॉन में क्या है p-2.8, और इधर क्या हो जाएगा 2.9, अपॉन में क्या हो जाएगा p-2.9, और इधर देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारे पास m/6, और इधर क्या हो जाएगा m/5। तो जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा p-2.9, अपॉन में देखिएगा जरा क्या हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा p-2.8, इक्वल में इधर देखिए जरा क्या हो जाएगा 5 सबसे ऊपर चला गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो। आप बोलो सर कैलकुलेशन लॉन्ग जा रही, तो वो तो जाएगी आपके पास, सीधा सा लॉजिक है। तो देखो 6 × 2.8, और ये हो गया p-2.9, और यहाँ से क्या हो गया आपके पास 2.9, 5 का जो मल्टीप्लाई हुआ है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 2.9 p-2.8। क्लियर? सो अब इसका मल्टीप्लाई करा दो आप, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 48, 16.8, यहाँ से क्या हो जाएगा p-2.9, और यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 14.5, ये क्या हो जाएगा p-2.8। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो 16.8p माइनस, अब 16.8 इंटू 2.9 कर दो आप। तो यहाँ से आप देख लो ज़रा 29 का आपको टेबल आता है क्या, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 29 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, समथिंग कुछ इतना, सॉरी ओके, मल्टीप्लाई कराइए जरा इसका 29, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ओके ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास 75384, तो मतलब ये आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम ये आपका आ गया 48.72, तो ये क्या आ गया 48.72। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 14.5 माइनस, अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कराना है कितने का 145 का मल्टीप्लाई करा देना 28 में, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 40.60। क्लियर? अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करा दो तो 16.8p माइनस 14.5, ये p है ना, p के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वल क्या आ गया हमारे पास, यहाँ देखिएगा माइनस का 40.60, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 48.72। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा
और ये आ जाएगा 3p, और यहाँ से जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देख लो आप 0.12 और 8.12। तो यदि आपको p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करा दो भैया, p की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास 8.12 अपॉन 2.3। तो पॉइंट से पॉइंट आपके पास हट जाएगा, कितना आएगा आपके पास 3 टाइम्स 69, 69 के बाद 12, फिर 12 के बाद आपके पास आ जाएगा ये 12 आ गया आपके पास, सॉरी 69, और यहाँ से आपके पास आ गया ओके 12, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 7035.3 किलो पास्कल। सॉरी ये आपके पास पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर ओके 8.12 था, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। क्लियर। और जब आपके पास एक बार ये वैल्यू आ गई तो आप इसको एक बार पुट आउट कर सकते हो, p की वैल्यू आ गई तो वहाँ पे आप पुट आउट करके m की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, उसको आप सेल्फ कर सकते हो। क्लियर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब कभी भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइन कराते हो तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइन कराने से क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करता है उसकी हमने कंडीशंस पढ़ ली, क्या कि वेपर प्रेशर P0s माइनस PS अपॉन P0s इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। वहाँ से हमने उसका पूरा मोलर मास निकाला, उसके हमने 2 एग्जांपल्स किए। क्लियर। सो नेक्स्ट टर्न पे हमारे पास टॉपिक रहेगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका ऑलमोस्ट बड़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज वेल एज ये भी बड़ी है, तो इसलिए इनको हम 1 वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी करने होते हैं, और ये हम कंबाइन पढ़ेंगे। हालांकि क्वेश्चंस इनके भी करेंगे, बट इनका जो प्रूविंग है वो थोड़ा सा लेस है। क्लियर। बात समझ में आ रही। तो ओवरऑल याद रखना है कि RLVP आपका इंडिपेंडेंट है किसके, टेम्परेचर के, बिकॉज ये डिपेंड करता है किससे, मोल फ्रैक्शन पे, एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो आई होप यू जस्ट गॉट द टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। ओके, सो जस्ट बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।